खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह जी, उदयबान जी, भूपिंदर हुड्डा जी, कुमारी सैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, दिग्विजय सिंह जी, डीके शिव कुमार जी, नारायण स्वामी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, मतलब दूसरा नाम आपका, प्यारे कार्यकर्ता का दूसरा नाम बब्बर शेर और शेरनिया, प्रेस के हमारे मित्रों, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब 112 दिन हो गए कि यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और आज यहां पानीपत में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जगह में आज हम यहां सुबह चले हैं। आपने इतना प्यार दिया, बहुत जबरदस्त स्वागत किया आपने, और आप हजारों लोग हमारे साथ चले, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, एक सवाल शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरा, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? सुनाई नहीं दे रहा। कितने लोग रहते हैं देश में? कितने? 140 क्या? 140 करोड़। अच्छा एक बात बताइए, ये स्टेज पे कितने लोग बैठे हैं? 100, तकरीबन 100 लोग हैं ना। अब मैं आपको थोड़ा सा देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ लोग, ठीक है? पहला नंबर याद रखिए, 140 करोड़। अच्छी तरह सुनो। अब दूसरा नंबर याद रखिए, 100। अब मजे की बात सुनिए, हिंदुस्तान में, नहीं शांत हो जाइए क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं। देखिए स्टेज पे 100 लोग, देश में 140 करोड़ लोग। आज के हिंदुस्तान में जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है, उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के हाथ में है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के पास है, उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के हाथ में है। क्या यह आपको सही लगता है? क्या आपको इसमें न्याय दिखाई देता है? दूसरा आंकड़ा देता हूं,
हिंदुस्तान की अगर आप सारी की सारी कंपनियों का मुनाफा देखें, सारी की सारी कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा देखें, तो 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है। मतलब 90% मुनाफा 20 कंपनियों के हाथ में, और इस देश का आधा धन 100 लोगों के हाथ में। यह है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की सच्चाई। दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक किसान मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, इनका, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का हिंदुस्तान, 200-300 लोगों के हिंदुस्तान के पास पूरा का पूरा धन, आपके पास कुछ नहीं। आपके पास ये पानीपत में जो हवा है, जिसमें आप सांस नहीं ले सकते, वो है आपके पास। ताली बजा रहे हो भैया, कैंसर है ये। आपको भी हो रहा है, सबको हो रहा है। अच्छा, पहले क्या था? पहले ये जो आपका शहर है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का सेंटर था। यहां पे हजारों छोटे बिजनेस चलते थे, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, मुझसे बेहतर ये दो पॉलिसियां नहीं थी, नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसियां नहीं, छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के हथियार। और ये सिर्फ पानीपत में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, ये पूरे देश में इन दो हथियारों ने, जो देश को रोजगार देते थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते थे, इन दो हथियारों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनको खत्म कर दिया। और आज 21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया बेरोजगारी में। कितना भैया? 38%। खुशी की बात नहीं, हरियाणा का जो युवा है, युवा शक्ति है, सारी की सारी जाया हो रही है।
अच्छा भैया 3.5 साल हो गई, एक भर्ती नहीं हुई, मुझे पहले अग्निवीर के बारे में बताओ। ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? भर्ती की बात करनी है तो अग्निवीर की बात करो। ये कहते हैं, पहले कहते हैं हम देशभक्त हैं, कहते हैं बीजेपी वाले लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं। मुझे इनकी देशभक्ति समझाओ। हिंदुस्तान में लाखों लोग, हाँ लाखों युवा सुबह उठ के 4 बजे, ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है, ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है। इसके बारे में कंप्लेंट आ रही है कि भैया इसको 6 बजे नहीं, इसको 7 बजे शुरू करो। मैं कहता हूं नहीं, मैं नहीं करता, मैं 6 बजे करूंगा। 8 बजे कह रहे हैं, देखो ये 6 बजे चालू होती है। किसान कितने बजे उठता है? 4 बजे। जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं, लाखों युवा सपना देखते हैं। किस चीज का सपना? तिरंगे की रक्षा करने का सपना। और लाखों में से वो 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। हर स्टेट में सुबह सुबह अगर आप जगो, आप इनको देख सकते हो। कभी उनको रोको, उनसे पूछो भाई क्या कर रहे हो? वो ये नहीं कहेंगे कि हम सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं, वो कहते हैं। अब लाखों युवा दौड़ते हैं हर स्टेट में 4 बजे सुबह। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बच्चे, परिवार, माता पिता सब कुछ परे करके छोड़ के बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। नहीं, सुनो बात सुनो। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं। देश के लिए, अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। यह पहला वायदा हुआ करता था। यह पहला वायदा हुआ करता था उन 70,000 युवाओं। आर्मी कहती थी, हिंदुस्तान की सरकार कहती थी, तुम्हें हम बिना ट्रेनिंग दुश्मन के सामने कभी नहीं खड़ा होने देंगे, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं।
हम तुम्हारा आदर करते हैं, हम तुम्हारे खून की रक्षा करना चाहते हैं। बिना ट्रेनिंग हम आपको कभी नहीं भेजेंगे, मर जाएंगे मगर नहीं भेजेंगे। पहला वायदा। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी, इतनी सी चोट लगी उंगली पे, हम आपकी रक्षा करेंगे। जो भी आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। यह था दूसरा वायदा। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी जिंदगी दे दी, पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी। आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए। ठीक है, हम आपको पेंशन देंगे। और जब आप गांव में वापस जाओगे, जब आप गांव में वापस जाओगे, तो हम आपको एक्स सर्विसमैन का एक्स सर्विसमैन कह के हम आपको गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे, वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। ये 3 वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायुसेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती थी। अब अग्निवीर योजना ने, नहीं सुनिए, अग्निवीर योजना ने ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए हैं। अग्निवीर योजना क्या कहती है? उन्हीं 70,000, उन्हीं लाखों युवाओं से कहती भैया 80,000 तो नहीं लेंगे, 40,000 लेंगे। और वो जो 15 साल की बात थी, वो जो सर्विस की बात थी, उसे भूल जाओ। 4 साल बाद, पहले 80,000 लिए जाते थे, 4 साल बाद 4 साल बाद हम 75% को वापस भेज देंगे, निकाल देंगे। बस 25% हम रखेंगे। % को हम रखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। आप लोग जाइए, बेरोजगार हो जाइए। अच्छा, जो पहले हम ट्रेनिंग देते थे, जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं
तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गए आप, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना वो लाए और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। और भाई और बहनों, एक और बात, जब वो युवा सड़क पे दौड़ते हैं, लाखों लाखों दौड़े, जब उन्होंने सरकार से कहा, जब उन्होंने कहा सरकार से कि भैया ये अग्निवीर योजना हमें अच्छी नहीं लगी, हम आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर सरकार ने क्या किया आप जानते हो? सरकार ने कहा कि इनके अगर चेहरे कैमरा पे आ गए, जो धरना दे रहे थे, अगर इनके चेहरे कैमरा पे आ गए तो इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और धमकाया उनको कि बाहर मत आओ, अग्निवीर के बारे में सच्चाई मत बोलो, नहीं तो तुम्हें सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा। मैं चला हूं, 3000 किलोमीटर चला हूं, वो सारे के सारे युवा मुझसे मिल रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं कि हमारा सपना तोड़ दिया, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। छुपाई नहीं जा सकती बात। हरियाणा 10%, सेना को 10% हरियाणा लोग देते हैं, आप देते हो। हरियाणा का हर युवा जानता है, अग्निवीर का मतलब हर युवा जानता है, हर सैनिक जानता है। यह सच्चाई है। अच्छा, अग्निवीर को छोड़िए, रोजगार के 2-3 और रास्ते हैं। किसान के लिए अग्निवीर योजना, वो 3 काले कानून थे। जो सेना के लिए अग्निवीर है, वो किसानों के 3 कानून थे। सारे के सारे किसान खड़े हो गए, काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए, आप सब खड़े हुए, हम खड़े हुए, याद है आपको? और जब किसान खड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, गलती हो गई। किसान सर्दी में, ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी। 1 साल लग गया आपको गलती पहचानने में। 700 शहीद हो गए। किसानों को उग्रवादी बताया था, यह सच्चाई है। नहीं भैया, देखिए, चाय बेचने वाले बहुत जानते हैं, चाय बेचने वाले बहुत कुछ जानते हैं। तो देखिए,
फिर कहते हैं, बीजेपी वाले लोग कहते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि देखिए ये जो यात्रा है इसका क्या फायदा है, ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों चला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा क्यों की जा रही है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन्होंने पूरे देश में डर और नफरत फैलाने का काम किया है। जहां भी ये जाते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, इनकी सब योजनाएं डर फैलाती हैं। डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदल देते हैं। तो सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा ने इस नफरत के खिलाफ, डर के खिलाफ एक दूसरा रास्ता दिखाया है। इस यात्रा में कोई नफरत नहीं है, आपको नहीं दिखेगी, ढूंढ लो। यहां पे सब हिंदुस्तानी चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ चल रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं। कोई गलत बात नहीं बोल रहा है। कोई गिरता है तो कोई सवाल नहीं पूछता, भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, ना, एकदम उठा देते हैं, मदद करते हैं। सारे रास्ते में, हर स्टेट में जब हमारे लोगों को चोट लगती है, कोई ना कोई उनकी मदद करता है। आम जनता खाना देती है, पानी देती है, मदद करती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। मैंने बोला, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूं, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं, आप लोग खोल रहे हो। ये देखो, मैं टी शर्ट पहना हूं, ये तो शर्ट भी नहीं पहने। तो इस यात्रा ने नफरत को मिटाने का काम किया है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक आदमी आए, मेरे साथ चले, कहते हैं राहुल जी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहता है मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई थी, सालों उससे मैंने बात नहीं की, आपकी यात्रा आई, मैंने कहा क्यों ना मैं अपने भाई से बात करूं। और मैंने अपने भाई को फोन लगाया और मैंने कहा भाई अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। और उसके भाई ने उसे कहा मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूं, जाके वो गले मिल गए। और ये पूरी यात्रा में हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मेरा पुराना मित्र था, उससे मैं लड़ गया, मैंने उससे दोस्ती कर ली। मेरा भाई था, मैंने उससे दोस्ती कर ली। तो सचमुच में ये यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही। वो मीडिया नहीं दिखाती भैया, भैया कैसे दिखाएंगे बेचारे। भैया एक बात बताओ, भैया एक बात बताओ, आप देखो, आप समझो बात। आप कभी घोड़े पे बैठे हो ना, घोड़े पे लगाम होती है ना, अगर आप लगाम को इधर करोगे तो उधर जाएगा ना वो, अगर उधर करोगे उधर जाएगा ना वो। लगाम लगी हुई है भाई, वो कभी इधर खींचे वो उधर भाग जाते हैं, कभी उधर खींचे उधर भाग जाते हैं। मगर एक बात है, घोड़े के ऊपर मोदी जी की फोटो जरूर दिखेगी, वो तो दिखेगी।
तो भैया अब बेचारे के ऊपर लगाम लगा हुआ है, वो क्या करें, उनकी गलती नहीं है, इनको भी जीना है, खाना खाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, करनी तो है ना, सही बात है। तो ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भैया बात सही, भैया को कह रहे हैं, देखो बोल रहे हैं हाँ बात तो सही की। तो हम समझते हैं कि आपके ऊपर आपके लगाम लगा रखी है, और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आप सच्चाई को पहचानते हो, सच्चाई बोलना चाहते हो, मगर मुश्किल है, चलता है, हो जाएगा काम। तो दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा का 2 और लक्ष्य है। एक, नफरत के खिलाफ खड़ा होना, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से जोड़ने का काम, मोहब्बत फैलाने का काम, यह यात्रा का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य, जो देश में बेरोजगारी फैल रही है उसके खिलाफ खड़ा होने का है। और आखिरी बात, जो महंगाई है, जो आप सबको लगती है, चुभती है। पहले 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज 1100। पहले 60 रुपए का पेट्रोल, आज 100 रुपए का पेट्रोल। तो उसके खिलाफ खड़े होने की यात्रा है। और अंत में, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, जो मैंने पहले बात बोली, 100-200 लोगों के पास हिंदुस्तान का 50-60% धन, और किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों के पास कुछ नहीं। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इसमें सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मिलकर यह देश आगे जा सकता है, किसी का भी मुकाबला कर सकता है, किसी भी देश का मुकाबला कर सकता है। तो यह हमारा लक्ष्य था, और आपने इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आखिरी बात, एक मैंने सोचा, अभी बोल रहा था तो मैंने सोचा, देखिए आप सबके पास भाई बहन रिश्तेदार हैंगे ना, मजदूर, गरीब आदमी, बिल्कुल। उस गरीब मजदूर आदमी के बारे में, उसके बारे में बोलूं, न्याय योजना का नाम सुना आपने? 2019 में हम एक योजना लाना चाहते थे, न्याय योजना। हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के सीधा बैंक अकाउंट में, गरीब मजदूरों के बैंक अकाउंट में, गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में, सबके बैंक अकाउंट में। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे। हां, तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और देखिए, जैसे वो व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने कहा था मुझे कि मैंने अपने भाई से फिर से रिश्ता बना दिया। आपके भाई हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाती है, दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। आप जाके उनको फोन कीजिए, उनसे कहिए आप भी हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, आप मेरे भाई हो, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं, लड़ाई बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।